उत्तराखंड के समग्र इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुणिंद राजवंश। तो कुणिंद राजवंश जो है, कुणिंद राजवंश के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो महाभारत में और अष्टाध्यायी में मिलती है। इसमें सर्वाधिक सूचनाएं जो हैं महाभारत में और अष्टाध्यायी में इसके बारे में दी गई हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि कुणिंद राजवंश जो है, इसे हम कुणिंद राजवंश कहते हैं। इसे प्रारंभिक राजनीतिक राजवंश माना गया है। तो पहला राजनीतिक राजवंश हमारा कुणिंद राजवंश है, जबकि पहला ऐतिहासिक राजवंश हम अगर कहें तो वो कत्यूरी राजवंश है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 4वीं-5वीं शताब्दी पूर्व जो है इसकी रचना की गई थी और इसमें कुणिंद सत्ता की चर्चा है। तो कुणिंदों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें मिलती है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। इसके बाद महाभारत काल में जब शुरू होता है तो महाभारत काल दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके वन पर्व के अनुसार पांडवों के मित्र राजा जो हैं वो सुबाहु का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों सुबाहु जो है, सुबाहु का जो उल्लेख मिलता है हमें महाभारत में मिलता है, वो भी वन पर्व में। तो इसके अनुसार जो है इन्होंने महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो इन्होंने पांडवों की ओर से भाग लिया था। ध्यान रहे, पांडवों की ओर से भाग लिया था सुबाहु ने। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। और ये हमें किससे ज्ञात होता है? महाभारत काल में जो महाभारत ग्रंथ है उसके वन पर्व में हमें ये ज्ञात होता है कि यहाँ पे सुबाहु नामक राजा था जिसकी राजधानी श्रीनगर में थी। इसके अतिरिक्त जो है विदेशी शासकों के वर्णन है, जिसमें टोलमी विदेशी यात्री था जिसका जो समय है वो 87 ईस्वी से लेकर 165 ईस्वी तक का इसका समय माना जाता है। इसमें कुणिंद सत्ता की जानकारी दी गई है। इनका यात्रा विवरण है, इसमें कुणिंद सत्ता की हमें जानकारी दी गई है। तो इससे हमें अनुमान ये लगा जा सकता है कि जो कुणिंद राजवंश है वो महाभारत काल से लेकर टोलमी की यात्रा वितरण यानी कि 165 ईस्वी यानी कि 2वीं शताब्दी 3वीं शताब्दी तक यहाँ पे अस्तित्व में रहा होगा। दोस्तों कुणिंदों से जो हमें अभी जो अभिलेख मिले हैं, हम कैसे पता लगाएंगे ये कुणिंद यहाँ पे थे? तो कुणिंद राजवंश के अभी यहाँ पे जो है 5 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इन 5 अभिलेखों में से 4 तो आपके भरूच में है और एक अभिलेख जो है मथुरा से हमें प्राप्त हुआ है। 5 अभिलेख हैं, 5 अभिलेख अभी प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 4 अभिलेख जो हैं भरूच स्तूप से मिले हैं। इसके भरूच नामक जगह है, वहाँ से इसके अभिलेख मिले हैं और एक अभिलेख जो है मथुरा से हमें मिला हुआ है। तो दोस्तों इन अभिलेखों के अतिरिक्त जो 5 हमें अभिलेख मिले हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कुणिंद राजवंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हमें आंसर देना है कि 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो राजनीतिक जो वंश था हमारा, तो उससे 5 अभिलेख मिले हुए हैं, जिससे 4 भरूच में है और एक मथुरा में। ये हमें याद रखना है। और दूसरा इसी में से क्या है, इन अभिलेखों के बाद जो है इन अभिलेखों के बाद जो है यहाँ कुणिंदों के राजवंश शासन करने की मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो कुणिंद राजवंश की जो मुद्राएं यहाँ से मिली हैं उसी से हमें पता लगता है कि कुणिंद सत्ता यहाँ पे अपने प्रभाव में थी। ये मुद्राएं जो है रजत में भी हैं और ताम्र में भी हैं। ताम्र और रजत दोनों में मिली हैं। तो कुणिंद काल जो है, तो कुणिंद जनपद था हमारा, कुणिंद जो वंश था वो अपने चरमोत्कर्ष काल में 2वीं से 3वीं शताब्दी में आया था। जब 2वीं से 3वीं शताब्दी का समय चल रहा था, यानी कि अशोक की मृत्यु के जस्ट बाद का समय होगा ये, या थोड़ा सा। तब इनका जो क्षेत्र था वो काली नदी से लेकर सतलज नदी तक, यानी कि पूर्व से अगर हम पश्चिम में देखें तो काली नदी से लेकर सतलज नदी तक था, और उत्तर में देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सहारनपुर तक विस्तारित था। तो दोस्तों जो कुणिंद है, कुणिंदों की जो प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है, जो प्रारंभिक राजधानी हम इनकी कहेंगे वो कालकूट थी। कालकूट जिसका प्राचीन कालसी का जो प्राचीन नाम है कालकूट था। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कालकूट थी। और अशोक की जब मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने अपनी राजधानी सुवर्णनगर में स्थापित कर ली थी। सुवर्णनगर नामक स्थान है, वहाँ पे इन्होंने स्थापित कर ली थी। और महाभारत के काल में जो कुणिंदों को जो है द्विज कहा गया है, जो महाभारत जो ग्रंथ है इनके वन पर्व में जो है कुणिंदों को द्विज कहा गया है। इससे ये पता लगता है कि कुणिंद है वो आर्य जाति से संबंधित थे। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कुणिंद कौन थे, तो ये थे आर्य जाति से ये बिलोंग करते थे। और कुणिंदों के को जो है कुणिंद जो काल है, कुणिंद काल
इस कुनिंद काल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो इसका काल आएगा वो महाभारत काल आएगा, यानी कि 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें हम क्या कहेंगे कि सुबाहु, इसमें जो वन पर्व के अनुसार इसमें बताया गया है कि सुबाहु की राजधानी, एक सुबाहु नामक राजा था जो कुनिंद था, और इनकी जो राजधानी थी वो श्रीनगर में है। और उसके बाद जब इन्होंने सुबाहु ने जब पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया, तो उसके बाद ये जब पांडव विजय हो गए थे, तो विजय के बाद इन्होंने जो पांडवों की सत्ता है, पांडवों का जो आधिपत्य है, वो अपना स्वीकार कर लिया था कि हम पांडवों के संरक्षण में रहेंगे। और जो दूसरा इनका काल है वो है 5वीं शताब्दी से 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री 3री शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री 3री ईस्वी तक जो है, ये हमें इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? ये मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी से। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जो कुनिंद जनपद है, इसकी जो राजधानी है वो कालकूट में थी। तो पाणिनि से हमें पता लगता है कि इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कालकूट में थी। और जो इनका तीसरा काल है, जो तीसरा जो काल है ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, जो 2री 3री ईस्वी से शुरू हुआ है, ये ईस्वी लिखा है यहाँ पे, ईसा पूर्व से शुरू हुआ है, और ये 2री 3री ईस्वी तक, यानी कि तीसरा जो काल है वो इनका चरमोत्कर्ष का काल है। इस समय में जो है ये मौर्यों से स्वतंत्र हो चुके थे, मौर्य और शुंगा का समय पतन हो चुका था। तो उसमें जो हुआ था कि केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी वो नष्ट हो गई थी, क्योंकि मौर्य प्रशासन जाना जाता है अपने केंद्रीकरण के लिए। तो उस केंद्रीकरण की शक्ति जो है नष्ट हो गई, और जो है विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। इस विकेंद्रीकरण के बाद जो है कुनिंदों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, और स्वतंत्र करने के बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो बेहट में और सुवर्णनगर, पहले सुवर्णनगर में स्थापित की, उसके बाद बेहट में स्थानांतरित की थी। और इसी समय जो है कुनिंदों ने अपने अभिलेख निकाले, ताम्र मुद्राएं निकाली, जो रजत में भी थी और ताम्र में भी थी। ठीक है, और इसमें जो ये जब कोई शासक अपनी मुद्रा प्रचलित करता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। जब कोई राजा अपने नाम की मुद्राएं जारी करता है तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो एक स्वतंत्र राजा रहा होगा। दूसरा, उसके शक्ति का भी प्रदर्शन करता है कि एक राजा जिसने अपनी मुद्राएं प्रचलित करी, तो उस समय कुनिंद राजा जो हैं अपनी पूरी शक्ति में आ चुके थे। यानी कि जो तीसरा काल है 2री 3री ईस्वी पूर्व से लेकर 2री 3री ईस्वी तक का जो समय है, इसमें कुनिंद सत्ता जो है अपने पूरे चरम उत्कर्ष में आ चुकी थी। और दोस्तों जो 2री शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी के मध्य जो कुनिंद मुद्राएं हमें जनपद से मिल रही हैं यहाँ पे उत्तराखंड से, उन मुद्राएं में उन सबसे ज़्यादा मुद्राएं जो हैं वो अमोघ भूति की हैं। इस अमोघ भूति शासक की मुद्राएं सबसे ज़्यादा मिली हैं। ये सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध शासक था अमोघ भूति। अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कुनिंदों में वो अमोघ भूति के आसपास ही घूमते हैं, चाहे वो इसकी राजधानी को लेकर हो, चाहे वो इसके नाम को लेकर हो, चाहे इनकी मुद्राओं को लेकर हो। तो जो इन्होंने जो मुद्राएं जारी की थी वो रजत में भी थी और ताम्र में भी थी, जबकि अन्य शासकों की जो मुद्राएं जो जारी की हैं वो उन्होंने केवल तांबे की मुद्राएं जारी की हैं, जबकि इन्होंने चांदी और तांबे दोनों के सिक्के जारी किए हैं। इससे ये पता लगता है कि अमोघ भूति जो था कुनिंदों में सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि चांदी के सिक्के जारी करना मतलब उसके शासन की जो व्यवस्था है उसको दर्शाता है और उसकी समृद्धि को दर्शाता है। तो चांदी के सिक्के जारी करने में और हर जगह अमोघ भूति का नाम आने में, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के आगे महाराजा की उपाधि लगाई थी, इसलिए इन्हें शक्तिशाली राजा माना जाता है। जो जायसवाल हैं, ये इतिहासकार जायसवाल हैं, इनके अनुसार जो अमोघ भूति है ये कोई राजा नहीं था। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके अनुसार अमोघ भूति क्या थी, जायसवाल के अनुसार अमोघ भूति क्या थी। तो इनके अनुसार ये एक पदवी थी। पदवी क्या था कि इनका मतलब था कि अमोघ भूति जो है वो एक पदवी ना होकर, राजा का नाम ना होकर एक पदवी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था कभी खत्म ना होने वाला वैभव, अर्थात ऐसा वैभव जो कभी ख़त्म ना हो। अमोघ भूति का मतलब ऐसा वैभव जो कभी ख़त्म ना हो। दोस्तों, जो कुनिंद मुद्राएं हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कुनिंद मुद्राएं हैं। ये जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय की जो मुद्राएं हमें मिली हैं, इन मुद्राओं को भी जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, जो पहली मुद्राएं हैं, जिन मुद्राओं को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, वो पहली मुद्राएं जो हैं वो प्रारंभिक मुद्राएं कही जाएंगी।
प्रारंभिक मुद्राएं क्या होती हैं? प्रारंभिक मुद्राएं वो मुद्राएं हैं कुनिंद राजवंश की जिनमें किसी राजा का नाम उत्कीर्ण नहीं है, जिनमें किसी राजा का नाम उत्कीर्ण न होकर केवल कुनिंद लिखा गया है। इसका तात्पर्य तो ये है सीधा सीधा कि जो उस समय कुनिंद राजवंश था वो किसी के अधीन काम कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने किसी राजा का नाम नहीं लिखा, क्योंकि किसी राजा का नाम लिखने का मतलब वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रारंभ में जो कुनिंद मुद्राएं हैं वो एक गणराज्य के रूप में निकाली गई थी, मतलब एक कुनिंद जो कि जनपद था वो एक गणराज्य के रूप में कार्य कर रहा था और उन्होंने संयुक्त रूप से अपनी मुद्राएं निकाली थी जिनमें केवल कुनिंद नाम उत्कीर्ण होता है। ये मुद्राएं केवल ताम्र में मिलती हैं और ब्राह्मी इनमें लिपि का प्रयोग किया गया है, इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इन मुद्राओं में एक शब्द मिलता है कादस्य। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि कादस्य का अर्थ क्या होता है। तो कादस्य का जो अर्थ माना गया है वो जन माना गया है। जन जो है वो गणराज्य को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों दूसरी जो मुद्राएं हैं वो परवर्ती मुद्राएं हैं। पहली प्रारंभिक मुद्राएं जिसमें केवल कुनिंद वंश का कुनिंद शब्द का उल्लेख किया गया है, किसी राजा का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल ताम्र मुद्राएं हैं, ब्राह्मी लिपि में हैं। और दूसरा इसमें एक कादस्य शब्द का उल्लेख किया गया है जिसका अर्थ होता है जन, यानी कि सामान्य जन जो है वो। दूसरी मुद्राएं हैं परवर्ती मुद्राएं, यानी कि जो बाद की मुद्राएं हैं, यानी कि जो दूसरी से तीसरी शताब्दी से ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी सदी तक जो हैं वो परवर्ती मुद्राएं कही जाती हैं। ये मुद्राएं भी 3 प्रकार की हैं दोस्तों। पहली है अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरी है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, तीसरी है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो जो पहली जो अल्मोड़ा अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं इनकी विशेषता क्या है? तो जब माना जाता है जब हिंद यवन जो आए थे, इंडो यूनानी जो आए थे, इनका जब साम्राज्य का अंत हो चुका था तो अमोघभूति ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इस अमोघभूति ने अपनी जो स्वतंत्र मुद्राएं जारी करी वो जो है चांदी में थी, रजत में और ताम्र दोनों में थी। तो अमोघभूति की जो रजत मुद्राएं हैं, इसमें अमोघभूति की जो रजत मुद्राएं हैं इनके बारे में कुछ डिटेल हम पढ़ेंगे। इनके जो मुख पृष्ठ था, यानी कि जो हेड का हिस्सा था, हेड और टेल होता है सिक्कों में, तो जो हेड है उस मुख पृष्ठ में जो है अमोघभूति की रजत मुद्रा में एक द्विभुजी नारी का अंकन किया गया है। मतलब एक ऐसी नारी दर्शाई गई है जिसकी 2 भुजाएं हैं और वो खड़ी मुद्रा में अंकित है। इस नारी के जो हाथ हैं, एक पहला हाथ जो है वो ऊपर उठाया है, बायां हाथ। इस बाएं हाथ में जो है कमल जैसा कुछ प्रदर्शित किया गया है और दूसरा जो दायां हाथ है वो मुड़ा हुआ है। और ये जो रजत मुद्राएं हैं इनका जो वजन है वो 31 ग्रेन से 38 ग्रेन के बीच में है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अमोघभूति की मुद्राओं का वजन क्या था, रजत मुद्राओं का। तो रजत ये याद रखना है, रजत मुद्राएं हैं ये, क्योंकि रजत ताम्र दोनों का अलग अलग वजन है। तो इसमें जो रजत मुद्राएं हैं उनका जो वजन है वो है 31 ग्रेन से लेकर 38 ग्रेन के बीच में। दूसरा क्या है दोस्तों कि इसमें जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं में जो नारी के हाथ में जो एक अस्पष्ट सी वस्तु दिखाई देती है, जिसे स्मिथ नामक जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसे फल बताया है। एक दूसरे इतिहासकार हैं MP जोशी, जिन्होंने बताया है ये चवर है, चवर। जबकि एक दूसरे कोई विद्वान है इसमें है, अलग अलग विद्वानों ने मत दिया क्योंकि वो एक अस्पष्ट सी चीज़ है, तो उन्होंने इसे पुष्प बताया है। दूसरा क्या है इसमें, इस जो हेड वाला हिस्सा है इसी में नारी की ओर को एक मुँह किए हुए हिरण भी अंकित है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अमोघभूति, क्योंकि जो अधीनस्थ चयन आयोग है इनका कोई वो नहीं है कि कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, तो हमें सब कुछ डिटेल में पता होनी चाहिए क्योंकि ये पूरे संपूर्ण नोट्स हैं, तो आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें जो नारी की ओर को जो है एक हिरण दर्शाया गया है, हिरण। इसकी सींगों के मध्य में भी एक संख्या चिन्ह है। एलन एक इतिहासकार है, एलन के अनुसार ये एक नाग है, जबकि कुछ के अनुसार ये एक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। इस हिरण की पीठ में भी एक चिन्ह है जिसे अधिकांश लोग जो हैं वेदिका बताते हैं, वेदिका। और वेदिका के अंदर एक वृक्षनुमा आकृति है। तो KP नौटियाल के अनुसार जो है इसे चीड़ वृक्ष कहा गया है और जो कुनिंदों का वंश चिन्ह है, जो कुनिंदों का वंश चिन्ह है वो चीड़ का वृक्ष है। तो उन्होंने कहा है कि जो ये इसके वेदिका है, वेदिका के अंदर जो प्रतीक चिन्ह बना है वो एक
चीड़ का वृक्ष है। जबकि दोस्तों एक MP जोशी हैं, महेश्वरी प्रसाद जोशी जी, इनका कहना है कि जो वेदिका के अंदर जो है वो छत्र है, इस छत्र का उन्होंने प्रतीक माना है भगवान शिव से, कि ये सब भगवान शिव का प्रतीक है। क्योंकि कुनिंदों ने अपना, इनका मानना था कि कुनिंदों ने जो अपना राज्य है वो शिव जी को समर्पित कर दिया था, तो ये जो छत्र है वो शिव का प्रतीक है। तो जो हिरण है दोस्तों, हिरण के पैरों में भी कुछ प्रतीक चिन्ह मिलते हैं जो अस्पष्ट से हैं। हालांकि ये पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी हमें पता होना चाहिए कि सिक्कों में क्या क्या अंकित है। इनकी जो लिपि है सिक्कों में वो ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि में लिखा है राज्ञ कुनिंदस अमोघभूतिस महाराजस। ये महाराजस इन्होंने उपाधि ली थी, और अमोघभूति का इन सिक्कों में नाम आता है। दूसरा जो है एलन के अनुसार, इतिहासकार है एलन के अनुसार जो पशु है वो हिरण न होकर बैल है, क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण, इनका मानना है कि संपूर्ण जो साम्राज्य था वो शिव को समर्पित कर दिया था कुनिंद राजवंश ने, तो ये बैल है, हिरण नहीं है। दोस्तों ये तो है पृष्ठ हेड की बात। जब चांदी के सिक्कों का जो पृष्ठ भाग है, यानी कि पीछे जो टेल का भाग है, उस टेल के हिस्से में, यानी कि रजत ताम मुद्राओं के जो टेल का हिस्सा है, पृष्ठ भाग है, इस पृष्ठ भाग में जो है ये लगभग एक सा है। इनमें कुछ नहीं है, एक आड़े तिरछी रेखाएँ खींची गई हैं, आड़े तिरछी रेखाएँ मिलती हैं, और सिक्कों में गोलाई से दाएं से बाएं, ध्यान रहे दाएं से बाएं है, तो जब दाएं से बाएं होती है तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। इस खरोष्ठी लिपि में राज्ञ कुनिंदस अमोघभूतिस महाराज, अमोघभूति लिखा हुआ है, और नीचे पृथक करके अलग से महाराजस लिखा हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि जो अमोघभूति के सिक्के हैं, रजत ताम्र मुद्राएँ हैं, रजत मुद्राएँ हैं, इन रजत मुद्राओं में पृष्ठभाग में तो ब्राह्मी लिपि में लिखा है अमोघभूतिस कुनिंदस महाराजस, और जो पृष्ठभाग है इसमें खरोष्ठी लिपि में लिखा है। तो अमोघभूति की मुद्राओं में ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों का प्रयोग हुआ है।